नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटीज आपको यहाँ यूट्यूब पर ऐसे ही फ्री में पढ़ाई जाएंगी। तो हम उसी यात्रा में छठी क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। 6th क्लास की एनसीईआरटी, उसके 7 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम 8वें चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6, 8वां चैप्टर, दैट इज द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। जैसा हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ही वाई सोशल साइंसेज वाला जो सेशन था उसके अंदर बात करी थी। वाई सोशल साइंसेज जो है वो हमें बताता है कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान किन किन मुद्दों को समाहित करता है, किन किन टॉपिक्स को समाहित करता है, जिसमें एक पूरी थीम थी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थी, वो तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक पूरी थीम थी जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, इतिहास से संबंधित थी, उस वाले पूरे पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं यही एनसीईआरटी के चैप्टर है। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये तीनों ज्योग्राफी के थे 6th क्लास के एनसीईआरटी के, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया था। 6th क्लास के एनसीईआरटी का 4th, 5th और 6th चैप्टर हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमने वो पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था। देन 7th चैप्टर जो है वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, वो वाला 7th चैप्टर था जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया है। और आज जिस चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं दैट इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ मेनी इन दी वन, विविधता में एकता या एक में अनेक, ये हमारा 8वां चैप्टर है, 8th चैप्टर। और आज के इस सेशन में हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ये किस प्रकार का हमसे क्या चीजें समझाने की कोशिश करता है। हमने आपके लिए एक व्यवस्था बनाई, पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने एक व्यवस्था आपके लिए और बनाई, इंडियाज कल्चरल रूट्स, जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया उसका टेस्ट भी आपके लिए अपलोड किया गया है। हमारी जो ऐप है ज्योग्राफी वाला पीवी सर, उसके ऊपर आपके लिए टेस्ट भी अपलोड किया गया है। उसका लिंक उसी सेशन के नीचे पिंड कमेंट में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में भी, आज के इस सेशन में भी सेम व्यवस्था बनी रहेगी। इस सेशन को देखने के बाद आप नीचे पिंड कमेंट, एक कमेंट आपको मिलेगा जो पिन किया हुआ होगा, जो सबसे पहला कमेंट आपको दिखेगा उसमें इसी चैप्टर का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, इसी चैप्टर का टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा। टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, सारे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप जिस भी मीडियम से हैं उस मीडियम से आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, आपको एक ही लिंक पर क्लिक करना, कोई हिंदी का लिंक अलग नहीं है, इंग्लिश का लिंक अलग नहीं है। आप उस पर जाकर के उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितना जाना, कितना सीखा, ये आप वहां से कर सकते हैं। अच्छे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बनाए गए हैं, तो आप उसके साथ में भी जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमारी ऐप है ज्योग्राफी वाला पीवी सर, आप उसके साथ भी जरूर जुड़े। उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे फ्री टेस्ट, बहुत सारे फ्री क्वेश्चंस, बहुत सारे फ्री सेशंस जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो आप हमारी ऐप से भी जरूर जुड़े। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ मैनी इन वन, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, क्या चीजें समझाने की कोशिश करता है, समझते हैं। अगर हम देखें तो ये चैप्टर जो है वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ डील करता है। 3 मुख्य प्रश्न जो हमारे दिमाग में जनरली होते हैं, जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, मेंस में क्वेश्चन पूछती है खास तौर से, उस प्रकार की समझ, उन मेंस के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की समझ इस चैप्टर से मिलेगी। किस टाइप के क्वेश्चंस को डील करता है ये चैप्टर? व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या समझा जाए, भारतीय परिदृश्य में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। स्पेशली हम ये वर्ड इंडिया के लिए यूज करते हैं, तो इंडियन सिनेरियो में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये शब्द क्या समझाता है, मतलब इसका मतलब क्या निकलता है, ये चैप्टर इस बात को समझाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग, भारत की विविधता के कौन से पहलू हैं जो सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं, सबसे अधिक शानदार हैं, उल्लेखनीय हैं। ऐसी भारतीय परंपरा में, इस विविधता में क्या चीजें हैं, वो जानने की कोशिश इस चैप्टर में चलेगी। और तीसरा जो पॉइंट है जिसको ये डिस्कस करता है, जिसके बारे में जानकारी देता है, हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी, हम विविधता में अंतर्निहित एकता को कैसे समझ सकते हैं। ये जो भारत में इतनी विविधता है, इसके बावजूद भारत के पास में एकता है, इसको समझा कैसे जाए, किस प्रकार से हम इसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, किन किन चीजों में ये दिखाई देती है, इसकी झलक दिखाई देती है, ये सारी चीजें समझाने की कोशिश ये चैप्टर करता है। तो आज के इस चैप्टर में या आज के इस सेशन में इस चैप्टर के द्वारा
हम इन सारी चीजों को जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ये जो पीडीएफ है एज इट इज जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी की ऐसी एज इट इज पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। आप ऐप पर जाएंगे, ज्योग्राफी वाला पीवी सर, उस ऐप पर फ्री कंटेंट के अंदर ये एज इट इज पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाने वाली है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने पर ये बात ही करता है कि अगर आप भारत को ट्रैवल करोगे, भारत के अलग अलग हिस्सों में जाओगे, किसी भी जगह से किसी भी जगह की तरफ बढ़ोगे, आप जिस भी जगह पर रहते हो, आप भारत के जिस भी हिस्से में रहते हो, उस हिस्से से किसी और हिस्से में जाने की कोशिश करोगे। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश से आप तमिलनाडु जाने की कोशिश करोगे, या नागालैंड जाने की कोशिश करोगे, या जम्मू एंड कश्मीर जाने की कोशिश करोगे, तो आप बहुत सारी चीजें फेस करोगे, बहुत सारी डाइवर्सिटी, विविधता जो है वो आपको देखने को मिलेगी, साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगी कि लोग अलग अलग प्रकार का खान पान कर रहे हैं, सबका भोजन जो है वो बदलता जा रहा है। जैसे जैसे आप जगह बदलते जाओगे वैसे वैसे उनका भोजन बदलता जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे लोगों का रहने का तरीका बदलता जाता है। रहने का तरीका जिसको हम कहते हैं कल्चर, उसी चीज को हम टेक्निकली तकनीकी भाषा में कल्चर या हिंदी में संस्कृति कहते हैं। संस्कृति या कल्चर का मतलब जीवन जीने का तरीका, लोग कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, कहां रह रहे हैं, किस प्रकार का घर बना रहे हैं, आर्किटेक्चर कैसा है, आर्ट एंड कल्चर कैसा है, यही सब कुछ जो है, आर्ट कैसी है, उनकी कला कैसी है, यही सब कुछ जो है वो कला या संस्कृति के रूप में हम देखते हैं, कल्चर या संस्कृति के रूप में हम देखते हैं। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस हम करते हैं तो बहुत सारे टाइप के लैंडस्केप, ड्रेसेस, फूड, लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलेंगी। इवन विद इन वन रीजन, अगर हम किसी एक क्षेत्र में भी हैं, मान लीजिए हम इतना दूर नहीं जा रहे, यूपी से तमिलनाडु नहीं जा रहे, यूपी के ही अलग अलग क्षेत्रों में अगर जाया जाए, बिहार के ही अलग अलग क्षेत्रों में जाया जाए, झारखंड के ही अलग अलग क्षेत्रों में जाया जाए, राजस्थान के ही अलग अलग क्षेत्रों में जाया जाए, तो भी हमें वहां पर विविधता मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी, हर चीज में, रहने में, खाने में, बोलने में, सब चीजों में कुछ ना कुछ छोटा छोटा वेरिएशन, छोटी छोटी विविधता तो हमें देखने को मिल ही जाएगी। यानी भारत जो है, अगर भारत का हम जो फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं कि भारत का इतना लंबा चौड़ा विस्तार है, 3214 किलोमीटर लंबा है, 2933 किलोमीटर चौड़ा है, इतनी लंबाई चौड़ाई 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो उतने में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है। जब हम उतने क्षेत्र में एक्सप्लोर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत ज्यादा विविधता हमें मिल जाती है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें मिल जाती है। तो वो डाइवर्सिटी हमारी फर्स्ट इंप्रेशन बनती है। अगर कोई भारत में पहली बार आया है, बाहर से स्पेशली, हम भारत के लोग हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती कि यहाँ हम हिंदी बोल रहे हैं और यहाँ पास में थोड़ा सा हम दूर गए और मैथिली बोली जा रही हो, या अवधी बोली जा रही हो, या भोजपुरी बोली जा रही हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। लेकिन कोई व्यक्ति जब बाहर से आता है, वो हिंदी सीख के आता है, मान लीजिए उसने हिंदी सीखी है, वो यहाँ आकर के देखा कि हिंदी के भी इतने वेरिएशंस मिलेंगे उसको, इतनी विविधताएं जो है वो हिंदी की अलग अलग क्षेत्रों में मिलेगी। फिर कोई और भाषा के क्षेत्र में जाएगा, ओडिया लैंग्वेज में जाएगा तो वहां और उसको विविधता देखने को मिलेगी, कन्नड़ क्षेत्र में जाएगा तो और विविधता मिलेगी, मलयालम क्षेत्र में जाएगा, केरला जाएगा तो और विविधता मिलेगी। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी प्रकार की विविधताएं जो है, डाइवर्सिटीज जो है, मैं सिर्फ भाषा का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन खाना पीना रहना, सारी चीजों की विविधताएं, डाइवर्सिटीज जो है, वो व्यक्ति जब आकर के देखता है तो बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। भारत एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी कल्चर है जहां इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा विविधता है कि कुछ कुछ मामलों में हम पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को पछाड़ सकते हैं। यूरोप में अगर हम चले जाएं, यूरोप खुद को कहता है हम बहुत ज्यादा मल्टी डाइवर्सिटी वाली कल्चर है, बहु विविधता वाली संस्कृति है। उनके पास जितनी भाषाएं हैं टोटल पूरे यूरोप में, उतनी तो हमारे एक राज्य में ही बोली जाती है। किसी भी राज्य को उठा लो, यूपी को उठा लो, बिहार को उठा लो, वहीं बोली जाती है। वहां जितने बोलने वाले नहीं, उससे ज्यादा यहाँ बोलने वाले। उनकी भाषाओं में की टोटल जितनी पॉपुलेशन है, पूरे यूरोप की जितनी पॉपुलेशन है, उतनी तो यहाँ पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ एक भाषा बोल रही है। और इतनी भाषाएं हैं, इतनी ज्यादा विविधता है। हम बात करेंगे, अभी एक सर्वे हुआ है जो बताता है, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से 20वीं शताब्दी के अंत में एक प्रोजेक्ट लिया गया, भारत के लोग परियोजना या पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जो बताता है कि भारत में लगभग 4635 कम्युनिटीज जो है वो रहती हैं।
डॉक्यूमेंटेड रूप में अगर हम बात करें तो 25 लिपियों में 325 भाषाएं बोली जा रही है। 25 टाइप की स्क्रिप्ट है, लिपि है, लिखने का तरीका, लिपि मतलब लिखने का तरीका। जैसे ये वाली जो है ये रोमन लिपि है, ये वाली जो आपको दिख रही है देवनागरी लिपि है। तो ये दोनों स्क्रिप्ट है। इंग्लिश को जनरली रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, हिंदी को जनरली देवनागरी स्क्रिप्ट में लिपि में लिखा जाता है। तो ऐसी 25 तो स्क्रिप्ट हैं, 25 लिपियां हैं और 325 भाषाएं यहां पर बोली जा रही हैं भारत में। ये लेट 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत में किया गया एक सर्वे है। मेनी इंडियंस एज माइग्रेंट्स, इस सर्वे के अनुसार क्या पाया गया, बहुत सारे इंडियंस तो माइग्रेंट्स है, प्रवासी है, कहीं और से बाहर से आकर के यहां पर बसे हैं और उनकी भाषाएं भी, उनकी बोलियां भी, उनका भी कल्चर, उनका भी रहन सहन, उनकी भी ड्रेसिंग सेंस सब यहां पर जुड़ता गया है, यहां पर ऐड होता चला गया है। ये भारत की संस्कृति है। भारत जो विश्व की फिलहाल सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन से ज्यादा, 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन जिसकी है, पिछले साल के यूएन के डेटा के हिसाब से 145 करोड़ से ज्यादा जिस देश की पॉपुलेशन है, जो फिलहाल विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, विश्व की ऑलमोस्ट 18% जनसंख्या यहां रह रही है। अगर पूरे वर्ल्ड में 100 लोग रह रहे हैं तो उन 100 में से 18 सिर्फ भारत में रह रहे हैं। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी विविधता, इतना बड़ा कल्चर, इतनी बड़ी संस्कृति भारत के पास में है। तो ये डाइवर्सिटी, ये विविधता कहां कहां किस किस प्रकार से देखी जाती है, हम इसको कैसे समझें, ये चैप्टर जो है उसके साथ में डील करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर जो है वो आगे बढ़ता है और अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ लेकर के जाएं, मेंस के दृष्टिकोण से अगर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें तो हमें क्या समझ आया, अभी तक हमें क्या समझ आया, डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है हमारी, बहुत वास्ट है, प्लस बहुत कॉम्प्लेक्स है, चीजें बहुत आपस में गूंथी हुई हैं, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में बिल्कुल अलग भाषा, एक अलग संस्कृति है, उनका जीवन जीने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, जैसा हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं वैसा नहीं है। भारत में फ्रांस है तो वो फ्रेंच बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत फ्रेंच उससे बाहर फैल रही है, जर्मनी है तो जर्मन बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत जर्मन उनसे बाहर फैल रही है, बस बहुत ज्यादा फ्रेंच और जर्मन तो हम ठीक है भारत में भी देख लेते हैं, लेकिन और भी उनकी बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो वहां पर लोकल लेवल पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जब यहां आओ तो एक ही भाषा बहुत बड़े वास्ट एरिया में देखने को मिलेगी आपको। एक ही भाषा न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी देखने को मिलेगी आपको। हिंदी है तो हिंदी इंडिया से बाहर भी बहुत ज्यादा बोली जाती है, तमिल है तो तमिल भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। जो विविधता है, जो जितने लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत वास्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत जटिलता है। एंड इसको इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता है। हम किसी एक शब्द में इसको समझा दे कि ये ऐसा ऐसा मामला है साहब, उतना आसानी से नहीं समझाया जा सकता। इसका इंटरप्रिटेशन इतना आसान नहीं है, इसका व्याख्या जो है वो इतनी आसान नहीं है। अगर हम यहां पर एक व्यक्ति को देखें, विंसेंट स्मिथ, वो कहते हैं डिस्पाइट बिवाइल्डरिंग डाइवर्सिटी, इंडियन हिस्ट्री पॉसिबल ड्यू टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विस्मयकारी विविधता के बावजूद भारतीय इतिहास विविधता में एकता के कारण ही संभव है। हम जो आज भारत का इतिहास देख रहे हैं, इंडिया की इतनी बड़ी हिस्ट्री देख रहे हैं, इतना बड़ा इतिहास देख रहे हैं, इतनी बड़ी संस्कृति देख रहे हैं, इतनी बड़ी परंपरा देख रहे हैं, ये परंपरा, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब कुछ इतनी यूनिटी में, इतनी डाइवर्सिटी में यूनिटी की वजह से है, इतनी विविधता में एकता की वजह से। ये सब भले ही विविधताएं दिखती हो भारत के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन ये सब एक जैसे ही रहते हैं। एक ही तरीके से एक जो विचार है, जो मूल है, वो सबका एक ही है। भारत के व्यासी हैं, भारत के निवासी हैं और सबका एक ही प्रकार का विचार जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से ये संस्कृति इतने लंबे समय से चली आती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो विंसेंट स्मिथ जो है वो यहां पर इस प्रकार की बात कहते हैं कि इतना बड़ा विस्मयकारी विविधता होने के बाद भी भारत एक विविधता में एकता का एक शानदार उदाहरण है, जिसकी वजह से भारत का इतना लंबा इतिहास जो है वो संभव हो पाता है। अगर हम इसको रिलेवेंट करके देखें, प्रासंगिकता के साथ में देखें, तो ये हमारे सामाजिक आयामों को दिखाता है। बहुत ज्यादा सोसाइटियल डायमेंशंस जो है वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। हमारी जो सोसाइटी है, मानव समाज है, उसकी बहुत सारी जो डायमेंशंस हैं, बहुत सारे जो आयाम हैं, वो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। सिविलाइजेशनल डायमेंशन जो है, सभ्यतागत आयाम जो है, वो भी यहां पर हमारे कवर होते हैं। इसीलिए अगर हम देखें, ये पर्टिकुलर चैप्टर यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे जुड़ता है, कहां सिलेबस के साथ जुड़ता है? जीएस पेपर 1 में देखिए, इंडियन सोसाइटी वाला जो पार्ट आता है उसके साथ में जुड़ता है, सीधा सीधा जुड़ता है। जीएस पेपर 1 में डेमोग्राफी वाला पार्ट आता है,
जनसांख्यिकी वाला पार्ट होता है उसके साथ में सीधा सीधा जुड़ता है। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आता है, वहां कल्चर संस्कृति के साथ में सीधा जुड़ता है। निबंध की अगर हम बात करें, ऐसे का जो पेपर होता है उसमें प्लूरलिज्म, भारत का बहुलवाद, इंडियन प्लूरलिज्म जो वर्ड हम देखते हैं, भारत में इतनी बहुलता है, इतनी ज्यादा विविध रूप है, वो पार्ट यहां इस चैप्टर से सीधा कनेक्ट होता है। जीएस पेपर 1 एथिक्स में इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन की जो बात आती है, एकीकरण की जो बात आती है, यूनिटी, एकता की जो बात आती है, उसके साथ में ये सब चैप्टर सीधा सीधा जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। एथिक्स वाले पार्ट से अगर हम जोड़े तो रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता, ये सारी चीजें जुड़ती हुई हमें दिखाई देती है। सिलेबस से अगर हम कनेक्ट करें तो जीएस पेपर 1 के साथ सीधा सीधा जुड़ रहा है, ऐसे निबंध वाले पार्ट के साथ सीधा सीधा जुड़ रहा है, एंड जीएस पेपर 4 एथिक्स के साथ में सीधा सीधा जुड़ता हुआ ये चैप्टर दिखाई देता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे लिए, जीएस के लिए, स्पेशली मेंस के लिए, और वही मेंस वाला पार्ट प्रीलिम्स का भी है, तो प्रीलिम्स के लिए भी डेफिनेटली उतना ही इंपॉर्टेंट हमें ये देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर और आगे बढ़ता है। चैप्टर आगे बढ़ता है, बताता है फूड फॉर ऑल, सभी के लिए भोजन, ऐसा एक हेडिंग जो है वो एनसीईआरटी ने यहां दे रखा है, जो बात करती है अल्टीमेटली इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी विविधता जो है वो भोजन के साथ में कैसे जुड़ती है, या भोजन जो है, फूड जो है, वो कैसे इस डाइवर्सिटी को एक साथ पिरोता है, साथ ही साथ विविधता भी देता है। इतनी विविधता भी है भोजन में और साथ ही साथ भोजन में एकता भी है। कैसे है, समझने की कोशिश करते हैं। भारत के पास में थाउजेंड्स ऑफ डिशेज, इवन दैट लैक्स ऑफ डिशेज है। ये साफ साफ एनसीईआरटी कह रही है कि हमारे यहां पर लाखों प्रकार के व्यंजन बनते हैं, हजारों प्रकार के तो है ही है, हर एक व्यंजन के फिर बहुत सारे रूप है। अगर आप रोटी बनाएंगे तो रोटी के बहुत सारे रूप बन जाएंगे, अगर आप चावल बनाएंगे तो चावल के बहुत सारे रूप बन जाएंगे, अगर आप एक दाल बनाएंगे तो दाल के बहुत सारे रूप मिल जाएंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेस्ट, उसमें अलग अलग तड़का, अलग अलग जायका, लाखों वेरिएशंस जो है वो बनाए जा सकते हैं खाली फूड में। हम सिर्फ भोजन की बात कर रहे हैं अभी, बाकी सारे डायमेंशंस को आगे कवर करता है चैप्टर, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो सिर्फ फूड की बात करता है, और फूड भोजन में भी वो बताता है कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है भारत के पास में। लैक्स ऑफ डिशेस जो हैं, लाखों प्रकार के व्यंजन भारत में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें से अगर हम बात करें स्टेपल ग्रेन्स की, मुख्य अनाज की, तो मुख्य अनाज में अगर हम देखें तो राइस, चावल, गेहूं, जौ, ये पूरे भारत में एक जैसा देखने को मिलेगा। मोटा मोटी इनमें से किसी न किसी का उपयोग हो रहा है, किसी जगह पर चावल का उपयोग ज्यादा हो रहा है तो किसी जगह पर गेहूं का उपयोग ज्यादा हो रहा है, किसी जगह पर जो बार्ले है, जौ है, उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, बट ओवरऑल भारत में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले ही गेहूं खा रहे हैं, साउथ इंडिया वाले भी गेहूं खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडिया वाले ही चावल खा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले भी चावल खा रहे हैं। जौ का उपयोग, बार्ले का उपयोग भी बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा विविधता है, लेकिन उसमें सेरेल्स की अगर हम बात करें, मुख्य अनाज की बात करें, तो ये 3 मुख्य अनाज हमें देखने को मिलते हैं। यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये सब तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए एनसीईआरटी जो ये सब कुछ बता रही है, साथ में मैप के ऊपर उन सब चीजों को प्रोजेक्ट कर रही है। जो कुछ भी बता रही है यहां पर, वो साथ में मैप बना करके उसमें भी दिखाने की कोशिश कर रही है। जो बच्चे आंसर राइटिंग बैच से जुड़े हैं मेरे, वो आंसर राइटिंग वाले बच्चे यहां ध्यान दें। मैं कहता हूं ना एनसीईआरटी से सीखो, ये देखो एनसीईआरटी से सीखो। एनसीईआरटी आपको साफ साफ सिखा रही है कि जो बात लिखी जानी है उसको मैप पे दिखाओ, उसको डायग्राम में दिखाओ, ज्यादा क्लैरिटी बनती है। यहां पर भी आपको ये सीखने को मिल रहा है कि जो भी बात एनसीईआरटी बताना चाह रही है, ये भारत में इतनी विविधता है, भारत इतना बड़ा है, कहां कहां क्या क्या विविधता है, हम लिस्ट बना करके लिखें, उससे ज्यादा बेहतर है कि ये जो लिस्ट में जो लिख रहे हैं वो यहां मैप पे दिखा दिया जाए, तो कहानी ऑटोमेटिकली क्लियर होती है, बहुत शानदार तरीके से समझ आती है, एग्जामिनर इंप्रेस होता है, मार्क्स देता है। तो वो पार्ट भी हमारा जो है वो यहां पर सीखते चलना है आपको। जब भी एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें ये भी साथ में सीखते चलना है कि एनसीईआरटी चीजों को प्रेजेंट कैसे कर रही है, दिखा कैसे रही है, प्रस्तुतिकरण कैसे कर रही है। आपने एनसीईआरटी का तरीका सीख लिया ना, आंसर राइटिंग में कभी नहीं पिछड़ोगे। हम एनसीईआरटी को सिर्फ रटने में रह जाते हैं। एनसीईआरटी बहुत कुछ सिखा रही है, चैप्टर तो समझा ही रही है, जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर कर ही रही है, साथ में वो आपको प्रेजेंटेशन भी सिखाती है। इतनी शानदार कलरफुल बुक बनाते हैं वो, इसीलिए तो बनाते हैं ताकि आपको और ज्यादा तरीके से समझ आ सके, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। हमें भी वही तरीका अपनाना है अपने आंसर के अंदर, सिंपल सा लॉजिक है, अपना सिंपल सा लॉजिक वही चलेगा, अपने आंसर में भी वही चीजें जो है अपना लो बस। तो सेरेल्स है, मिलेट्स है, मिलेट्स जो है बाजरा,
ज्वार, रागी, ये सब जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। मैप में दिखा रखा है, अगर आप देखेंगे तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन राजमा दिखा रखा है आपको, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन राजमा दिखा रखा है, पंजाब हरियाणा वाला रीजन व्हाइट लोबिया जो है वो दिखा रखा है यहाँ पर, राजस्थान में आ रहे मूंग दाल दिखा रखी है आपको, उत्तर प्रदेश में आ रहे बासमती राइस जो है वो आपको दिखा रखा है, इधर नॉर्थ ईस्ट में जा रहे आसाम वाला क्षेत्र चावल दिखा रखे हैं, नागालैंड वाला रीजन पीजन पी तुअर अरहर की दाल, सॉरी अरहर की दाल जिसको हम बोलते हैं वो दिखा रखी है। ऐसे यहाँ पर मसूर की दाल, चावल, चना, मक्का, मिलेट्स, चिकपी, अरहर की दाल, चने की दाल, ज्वार, मिलेट्स, कोलम राइस, पोनी राइस, सोना मसूरी, मक्का, ये सब आपको दिखा रखा है। एक चीज जो है वो जो हम यहाँ पढ़ेंगे या एनसीईआरटी में पढ़ेंगे चैप्टर में जो देखेंगे वही सारी बातें यहाँ मैप पर जो है दिखा करके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से मैप थोड़ा हल्का दिख रहा है आपको, लाइट दिख रहा है क्योंकि एनसीईआरटी ने लाइट कलर ही यूज किया है, तो शायद आपको हल्का दिख रहा है, बट एनसीईआरटी में जाकर के देखो मैप एकदम क्लैरिटी के साथ में आपको मिलेगा। हिंदी इंग्लिश किसी भी एनसीईआरटी में जाके देखो, पर्टिकुलर 8वां चैप्टर खोल के देखो, ये मैप आपको मिलेगा वहां पर। राइट, कॉमन स्पाइसेस हैं, कुछ जो मसाले हैं वो सामान्य है। हल्दी का उपयोग आप जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक सब जगह देखोगे, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक सब जगह देखोगे हल्दी का उपयोग हो रहा है सभी जगहों पर। क्यूमिन का उपयोग हो रहा है, जीरे का उपयोग जो है वो सभी जगहों पर हो रहा है, ये कॉमन स्पाइसेस है। कार्डमम का उपयोग हो रहा है, इलायची का उपयोग हो रहा है, अदरक का उपयोग हो रहा है, इन सब का उपयोग हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, सभी जगहों पर हो रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां इनका उपयोग नहीं हो रहा हो, ऐसा भारत में कोई जगह नहीं मिलेगी आपको, भारत में कोई कोना नहीं मिलेगा आपको। और कुछ कॉमनलिटीज है जैसे सब्जियां, वेजिटेबल्स, उनको खाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मिलेंगी आपको सब जगह। भिंडी को देखोगे, ओकरा को देखोगे, वो सब जगह मिलेगी, नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक, वेस्ट इंडिया से लेके ईस्ट इंडिया तक सब जगह मिलेगी। दालें सब जगह मिलेंगी, हरी सब्जियां और भी जितनी भी, आलू सब जगह मिलेगा, अलग अलग जगहों पर वो, और उनका उपयोग अलग अलग तरीके से हो रहा होगा। भारत में नॉर्थ इंडिया में भिंडी की सब्जी बन रही होगी तो दक्षिण इंडिया में सांबर के अंदर उस भिंडी का उपयोग जो है वो हमें देखने को मिल रहा होगा। ये उपयोग बदल रहे हैं लेकिन वो कॉमनलिटीज जो है वो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इडेबल ऑयल्स मिलेंगे आपको, खाने के तेल, वही मूंगफली का तेल उत्तर भारत में भी यूज हो रहा है तो दक्षिण भारत में भी यूज हो रहा है, नारियल का तेल दक्षिण भारत में यूज हो रहा है तो उत्तर भारत में भी कम उपयोग है लेकिन हमें उपयोग में देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे सरसों के तेल वगैरह जो है उनका उपयोग हमें देखने को मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजें जो है, मसाले जो है वो हमें भारत के हर कोने में उनका उपयोग देखने को मिलेगा। तो फूड के माध्यम से हम जुड़ भी जाते हैं, वैरायटी भी आती है, बहुत ज्यादा वैरायटी भी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भोजन मिल रहा है और जोड़ भी रहा है। तेल है वो सबको जोड़ रहा है, मसाले हैं वो सबको जोड़ रहे हैं, हल्दी है वो सबको जोड़ रही है, सभी जगहों पर उसका एक कॉमन उपयोग जो है, सामान्य उपयोग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो विविधता भी है, साथ साथ में जुड़ाव भी है, हमारी साथ में एक एकता भी, यूनिटी भी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम इसको एनालिसिस के दृष्टिकोण से देखें, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखें तो डेफिनेटली हमें एक यूनिटी जो है वो दिख रही है कि एक ही प्रकार की मुख्य सामग्रियां उपयोग हो रही है, वही तेल यूज हो रहा है, चाहे वो दक्षिण भारत में खाना बन रहा हो, सब्जी बन रही हो, या उत्तर भारत में बन रहा हो, अरुणाचल प्रदेश में बन रहा हो, या गुजरात में बन रहा हो, तेल का उपयोग होना ही होना है और वही कॉमन तेल का उपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल यूज कर रहा होगा यूरोप की तरह, ऐसा कोई ऑलिव ऑयल नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे। वही कॉमन जो तेल है, या तो मूंगफली का तेल यूज हो रहा होगा, या फिर सरसों का तेल यूज हो रहा होगा, या दक्षिण भारत में नारियल का तेल का उपयोग थोड़ा ज्यादा होगा, बट वही कॉमन तेल है जिनका उपयोग यहाँ पर हो रहा होगा। तो कॉमन चीजें भी हैं जो यूनिटी को दिखाती है और साथ ही साथ डाइवर्सिटी भी है। खाना पकाने से लेकर के अलग अलग तरीकों से पकाया जा रहा है, कोई मिट्टी के बर्तनों में पका रहा है तो कोई किसी दूसरे टाइप के बर्तन में पका रहा है, और बनाने के तरीके अलग अलग होते जाएंगे। कोई मिर्ची का उपयोग ज्यादा कर रहा है, कोई मिर्ची का उपयोग कम कर रहा है, कोई बटर का उपयोग ज्यादा कर रहा है, कोई बटर का उपयोग कम कर रहा है, घी का उपयोग कम ज्यादा, तेल का उपयोग कम ज्यादा, मिर्ची, हल्दी, इन सब का उपयोग कम ज्यादा, वेरिएशंस आते जाएंगे और अल्टीमेटली आप जो है वो बहुत सारे प्रकार के वैरायटीज जो हैं वो देखेंगे, बहुत सारी प्रकार की विविधताएं मिलेंगी। तो ये फूड जो है वो मेनी इन दी वन, बहुत से एक में अनेक या अनेक में एक जो है वो फील, वो वाली भावना जो है वो हमें प्रदान करता है कि सबका भोजन एक जैसा भी है और अलग अलग भी है। ये एक जैसा होने की वजह से सबको जोड़ता भी है, तो सबकी अपनी अपनी विविधताएं भी, अलग अलग प्रकार का टेस्ट भी, अलग अलग प्रकार का स्वाद भी हमें देखने को मिलता है। राइट, तो फूड जो है वो पहला
डायमेंशन बनता है, पहला आयाम बनता है जो भारत की यूनिटी को जोड़ने का काम करता है। अगर हम इस फूड वाले पार्ट को ही अगर हम यूपीएससी के सिलेबस के साथ रिलेवेंट करके देखें, जोड़ कर देखें, तो जीएस पेपर 1 जो है वो सोसाइटी एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, उसके अंदर हम साफ साफ कल्चरल प्लूरलिज्म थ्रू फूड, भोजन के द्वारा भारतीय बहुलवाद जो है, सांस्कृतिक बहुलवाद जो है, उसके साथ में हम इसको सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे का जो पेपर है, निबंध का जो पेपर है, उसमें प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ, विविधता जो है वो एक शक्ति है भारत की, या जो बहुलवाद हमें दिखाना होता है, उसके लिए हम इस फूड को डेफिनेटली एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। एंड एथिक्स, जीएस पेपर 4 की अगर हम बात करें तो यूनिटी थ्रू शेयर्ड बेसिक लाइफस्टाइल एलिमेंट, भारत में जो एकता है, जो यूनिटी है, वो कुछ बेसिक लाइफस्टाइल एलिमेंट है जो शेयर्ड है, कुछ जीवन जीने के कुछ मूलभूत तरीके हैं जो सबके साझा हैं भारत में, चाहे हम उत्तर भारत में जाएं, दक्षिण भारत में जाएं, पूर्वी पश्चिमी भारत किसी भी हिस्से में जाएं, सबके साथ में वो साझा मूल्य हमें देखने को मिलते हैं जो कि भारत की एकता को, यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। तो हम इस सारे पार्ट को सिलेबस के साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, सिलेबस में सब कुछ कनेक्ट होता है, सब कुछ जुड़ता है और ये सारी चीजें हमें मार्क्स दिलाती है। ये सारी चीजें जब हम अपने आंसर के अंदर लेकर आते हैं, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पेपर 1 में पूछा जा रहा हो, एसए में पूछा जा रहा हो, एथिक्स में पूछा जा रहा हो, कहीं भी पूछा जा रहा हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा जा रहा हो, हम सब जगहों पर इनका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। यही सब कुछ जो हम एनसीईआरटी, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी, कोई बहुत हाई फाई एनसीईआरटी नहीं है कि मैं कोई 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको बता रहा हूं, वैसा भी कोई सीनियर नहीं। 6th क्लास की एनसीईआरटी एक बहुत छोटा चैप्टर, 4-5 पेज का चैप्टर, लेकिन वो 4-5 पेज हमें सिलेबस के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा भाग हमारा यहां पर कवर होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, अगले जिस सेक्शन की तरफ ये चैप्टर बढ़ता है फूड के बाद, भोजन के बाद, दैट इज द टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, वस्त्र और उनसे बनने वाले परिधान। अगेन रीजनल स्टाइल की बात करता है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के वस्त्र जो हैं उनका उपयोग हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ कॉमनलिटी भी है, हमारी समानता भी है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, साड़ी, इवन दैट एनसीईआरटी के चैप्टर में, इस चैप्टर में आप जाएंगे, पूरे 2 पेज जो है वो फोटो के दे रखे, साड़ी के अलग अलग उपयोग, साड़ी पहनने के तो काम आती ही आती है, इसके अलावा किसी में साड़ी में जो है वो मछली पकड़ी जा रही है, तो कहीं साड़ी में जो है वो अनाज सुखाया जा रहा है, तो कहीं साड़ी में बच्चे को बांध करके पेड़ से लटका दिया, सो रहा है, आराम से झूला बन गया उसका। ऐसे बहुत सारे उपयोग जो हैं वो एनसीईआरटी में साफ साफ दिखा रखे। आप चाहे तो उस चैप्टर को जाकर के देखेंगे तो वहां फोटोज में वो सारी चीजें समझा रखी है। तो कॉमन चीज है साड़ी, आपको भारत के किसी भी हिस्से में जाइए, आप चाहे जम्मू एंड कश्मीर में जाइए, लद्दाख में जाइए, या आप तमिलनाडु में जाइए, आपको सब जगह पर साड़ी का उपयोग दिखेगा। विशेष रूप से जो क्षेत्र भारत के गर्म है, अगर हम लद्दाख में हैं, अगर हम हिमाचल प्रदेश में हैं, वहां साड़ी का उपयोग कंपैरेटिवली कम मिलेगा, तुलनात्मक रूप से कम मिलेगा, क्योंकि वो क्षेत्र ठंडे हैं। साड़ी एक ऐसा परिधान है जो कि हवा को गो थ्रू होने देता है, शरीर तक जो है हवा को जाने देता है, जिससे कि शरीर का जो पसीना है वो आसानी से सूख पाता है। शरीर के एक एक हिस्से को, जितनी गर्मी में हम रहते हैं, भारत में जिस प्रकार की हीट है, गर्मी है, जिस प्रकार की ऊष्मा रहती है, जिस प्रकार का हॉट क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, उसके हिसाब से साड़ी बहुत सूटेबल परिधान हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो क्षेत्र इतने गर्म नहीं है, वहां पर हमें साड़ी का उपयोग कम देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। वहां पर भी जब गर्मी आएंगी, समर्स आएंगी, साड़ी का उपयोग वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। धोती, पुरुष जो पहनते धोती, धोती का उपयोग हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जो है वो देखेंगे। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, पहनने के तरीके, स्टाइल्स जो है वो बदलते जाएंगे, लेकिन धोती का उपयोग हमें देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर साफ साफ दिखाता है, मतलब ये टॉपिक जो है साफ साफ दिखाता है कि लोगों में वेरिएशंस भी हैं, रीजनल स्टाइल है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग शैली है, और साथ ही साथ समानता भी है, कॉमनलिटीज भी हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम साड़ी की ही बात करें तो साड़ी जो है अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है, जनरली बिना सिला हुआ कपड़ा हमें देखने को मिलता है। वॉर्न अक्रॉस मोस्ट ऑफ द इंडिया, पूरे भारत में पहना जाता रहा है। इवन दैट सांस्कृतिक रूप से, ये ऐतिहासिक रूप से भी पहना जाता रहा है। ये हमें वैशाली, आज जो बिहार में वैशाली नाम का शहर है, वहां पर हमें ये पत्थर का टुकड़ा जो है वो हमें मिलता है, जो बताता है
इसमें अगर आप देखेंगे तो महिला साड़ी पहने हुए आपको दिखाई देगी। ये जो पत्थर का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें महिला जो है वो साड़ी पहने हुए दिखाई देगी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, शायद नहीं दिख रहा हो तो। ये आप देख सकते हैं, साड़ी पहने हुए महिला आपको दिखाई देगी, जो हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारी संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा रही है साड़ी। ऐसा नहीं है कि अभी अभी पहनने लग गए हैं। बीसीई टाइम पे, ईसा पूर्व समय पर, यानी आज से कम 2-2.5 हजार सालों से तो हम साड़ी पहन ही रहे हैं। 2,500 साल पहले पत्थर पर जो ये उकेरा गया है, उसमें भी महिला आपको साड़ी पहने हुए देखने को मिल रही है। बहुत सारे फैब्रिक्स का उपयोग होता है साड़ी में। कॉटन की सूती साड़ी होती है, तो रेशमी साड़ी होती है। आज के समय पर सिंथेटिक साड़ियों का भी उपयोग होता है, जिसमें रेशम और कॉटन दोनों मिक्स होते हैं, या पॉलिस्टर और कॉटन दोनों मिक्स होते हैं। और भी बहुत सारे वेरिएशंस, विविधताएं हम साड़ी में देख सकते हैं। आज के समय पर और ज्यादा है। फेमस सिल्क वेराइटीज अगर हम बात करें, सिल्क की साड़ियों की बात करें, तो बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पैठनी साड़ी, पटन पटोला साड़ी, मुगा जो एक प्रकार का सिल्क होता है उसकी साड़ी, मैसूर सिल्क की साड़ी, ये सब फेमस है। ये सारी की सारी साड़ियां जो है वो हमें अभी आज के समय पर अगर हम बात करें तो न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड में फेमस है। एक्सपोर्ट होती है यहां से, निर्यात होती है यहां से बहुत ज्यादा। भारत में तो इनकी डिमांड बनी रहती है, विश्व में इनकी डिमांड है। वर्ल्ड में लोग जो है वो खरीदते हैं, मंगवाते हैं। जो साड़ी यहां 5,000 की होगी वहां 50,000 में मिलेगी, फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वहां के लोग समझ रहे हैं, तो इस वजह से उसको खरीद रहे हैं। वेराइटीज की बात करें तो हजारों प्रकार की वेराइटी मिल जाती है साड़ी में। साड़ी का तो मतलब इतनी वैरायटी मिलेगी, इतनी वैरायटी मिलेगी, इतनी वैरायटी मिलेगी कि महिला एक बार जो है वो घुस जाए शोरूम में तो उसका बस चले तो कल तक भी वहीं रहे, वहीं पर जो है वो साड़ियां ही देखती रहे। इतने ज्यादा वेरिएशंस वहां पर मिलते रहते हैं। वो मजबूरी है, शाम को दुकान बंद करनी पड़ती, बढ़ानी पड़ती है, इस वजह से निकलना पड़ता है शाम को, वरना तो उसका बस चले तो वहीं रह जाए, वो वहीं जो है उसका काम चलता रहे। 100 टाइप्स ऑफ साड़ियां, जिसमें वेराइटी सिर्फ और सिर्फ कपड़े की ही नहीं है, बहुत सारे वेराइटीज, बुनाई की वैरायटी, प्रिंटिंग की वैरायटी, उसके ऊपर कौन सा कलर यूज किया गया है उसमें भी बहुत सारी वैरायटी, उसकी डिजाइन्स की वैरायटी, मटेरियल की वैरायटी, बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है वो हमें यहां देखने को मिलती है। हिस्ट्री की जैसी मैंने बात करी, वैशाली में हमें साड़ी पहने हुए महिला जो है वो देखने को मिलती है, और रीजनल ड्रेपिंग स्टाइल भी मिलती है। उस साड़ी को कैसे शरीर पर लपेटा जाएगा, इसमें भी विविधता मिलती है। आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे, अलग अलग प्रकार से उस साड़ी को जो है शरीर पर लपेटने का तरीका हमें देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में थोड़ी अलग तरीके से पहनी जाएगी, तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में अलग तरीके से पहनी जाएगी, तो महाराष्ट्र में आएंगे तो वहां थोड़ी अलग तरीके से पहनी जाएंगी, तो राजस्थान में आएंगे तो और थोड़ी अलग तरीके से पहनी जाएंगी, यूपी बिहार में जाएंगे तो और थोड़ी अलग तरीके से, और हम और नॉर्थ में बढ़ेंगे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो और अलग तरीके से वेरिएशंस हमें देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। पहनने में भी कैसे उसको पहना जा रहा है, लपेटा जा रहा है शरीर के ऊपर, उसमें भी वेरिएशंस मिलेंगे, उसमें भी विविधताएं मिलेंगी। इतनी ज्यादा विविधता, इतने ज्यादा वेरिएशंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसकी यूटिलिटी, उपयोगिता बहुत सारी, जैसा मैंने बताया एनसीईआरटी में पूरा फोटोज दे रखे। आप इसको सामान ढोने के लिए काम में ले सकते हैं, बच्चे का झूला बना सकते हैं, बना रहे, मतलब भारत के लोग बना सकते हैं, मतलब मैं सिर्फ वो पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उन जगहों पर उसका उपयोग हो रहा है ऑलरेडी। मछली पकड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो सामान को बांधने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, जिस भी रूप में आप चाहें उस रूप में इसका उपयोग हो सकता है। ट्रैवलर्स का ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, जो बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, वो कहते हैं कि साड़ी जो है वो भारत के लोगों को एकदम सिंपलिसिटी से दिखाती है, एकदम सादगी से दिखाती है। एक लोगों भारत के लोगों में एक अलग प्रकार की सादगी है, एक अलग प्रकार की सिंपलिसिटी है, हमेशा से रही है हमारे अंदर। आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड के चक्कर में जो है पड़ गए हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो दिखावे का काम करता है, उस दिखावे के चक्कर में इतने ज्यादा पड़ गए, खासतौर से आज की जो जेन जी है, आज की जो जनरेशन है, अभी की जो एकदम युवा पीढ़ी है, वो इस चक्कर में इतनी पड़ गई है कि साहब किडनी बेच के आईफोन खरीद रहे हैं, दिखावा करना है, हमें आईफोन दिखाना है इसलिए किडनी बेच के आईफोन खरीद रहे हैं। तो आज हम शो ऑफ की दुनिया में, दिखावे की दुनिया में इतने ज्यादा डूब गए हैं, वरना हम हमेशा से, भारतीय संस्कृति हमेशा से, समृद्धि हमेशा रही है, लेकिन दिखावा नहीं रहा है। उस समृद्धि का, उस प्रॉस्पेरिटी का दिखावा हमने कभी नहीं किया है। वो सिंपलिसिटी हमारे अंदर हमेशा बनी रही है। इकोनॉमी हमारी जो है वो काफी ज्यादा हमारी बनी रही है। वर्सेटिलिटी ऑफ साड़ी की जो विविधताएं हैं उसको तो विशेष रूप से बहुत सारे ट्रैवलर्स ने एडमायर किया है, प्रशंसा करी है कि ये एक अलग ही विविधता इसकी देखने को मिलती है।
ऐसे ही अगर हम टेक्सटाइल इन ग्लोबल ट्रेड की बात करें, भारत का जो टेक्सटाइल है, भारत का जो वैश्विक व्यापार है, उसमें क्या योगदान रहा है खासतौर से कपड़े का अगर हम देखें, भारत आज भी कॉटन का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री जो है वो देखा जाता है। लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट का जो विविधता है या एक्सपोर्ट का जो लेवल है वो अब उतना ज्यादा नहीं रहा जितना कि आज से पहले हुआ करता था। स्पेशली जब भारत, ये जो मॉडर्न इंडिया जिसको हम कहते हैं, आधुनिक भारत जिसको हम कहते हैं, जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो रहा था, सोच बदल रही थी, इसलिए हम उसको मॉडर्न इंडिया कहते हैं, आधुनिक भारत कहते हैं। आधुनिक नए विचार, मॉडर्न विचार जो है वो आ रहे थे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम ट्रेड या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, व्यापार या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बात करें, तो हमारा व्यापार, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर दी। वरना एक समय ऐसा था, हमारी छींट, ये छींट जो आप देख रहे हैं, मैंने फोटो लगा रखा है यहां पर, ये छींट जो प्रिंट है, प्रिंटेड कॉटन होता था, कॉटन का कपड़ा है और इसके ऊपर प्रिंट किया जाता था, छपाई की जाती थी, इसको छींट बोला जाता था। अभी भी मिलता है छींट कपड़ा। तो वो छींट कपड़ा इतना ज्यादा लोकप्रिय था, इतना ज्यादा फेमस था कि जब ये यूरोप में जाता तो यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, वहां की मशीन का बना हुआ कपड़ा लोग नहीं खरीदते, हमारे हाथ का बना हुआ कपड़ा लोग खरीदते। हाथ से बना हुआ कपड़ा है ये, इसकी छपाई जो है वो, प्रिंटिंग जो है वो इतनी शानदार है कि ये जब वहां जाकर के बिकता, उन लोगों को बैन करना पड़ा इस कपड़े को, क्योंकि उनकी मशीनें जो प्रोडक्शन कर रही है वो लोग नहीं खरीद रहे, और हमारे यहां से जो कपड़ा जा रहा है वो उनके लोग खरीद रहे हैं। उनके लोगों में इतना फेमस हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया है, अंत में जाकर के इंग्लैंड को, फ्रांस को इस कपड़े को बैन करना पड़ा कि ये हमारे देश में आएगा ही नहीं। तब जाकर के उनकी इकोनॉमी जो है वो संभल पाई है, उनकी खुद की जो कॉटन मिल्स है वो संभल पाई है, उनकी खुद की कॉटन मिल्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तब जाकर के बिकने लगा है कि हमारा माल उन्होंने वहां पहुंचने ही नहीं दिया है। ये स्थिति है। भारत इतना शानदार कपड़ा उद्योग में, सूती कपड़ा उद्योग में एक छत्र राज जो है वो भारत का हुआ करता था, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हुआ करता था, इतना शानदार कपड़ा हुआ करता था। लेकिन ये छींट जो है वो 17वीं सेंचुरी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड को तो बैन करनी पड़ी कि नहीं आएगी, हमारे यहां पर इसको नहीं ला सकते हैं। इतनी जबरदस्त स्थिति हमें देखने को मिली। इसको हम एनालिसिस करके देखते हैं, ये सब कुछ जो हमने जाना अभी, ये सारी जो इंफॉर्मेशन हमने ली, इसको हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करके देखें तो डेफिनेटली हमें यूनिटी दिख रही है। साड़ी एक ही साड़ी है जिसके अलग अलग वेरिएशंस हैं, कपड़े में, पहनने में, मटेरियल में, उसके ऊपर प्रिंट में, उसके और भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस जो है वो दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी साड़ी तो साड़ी है, पूरे भारत में आपको जो है साड़ी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यूनिटी जो है वो हमें डेफिनेटली इन कपड़ों के माध्यम से देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी, जैसे कि हमने साड़ी की ही बात करी, एग्जांपल लिया, तो कपड़ा, बुनाई का तरीका, डिजाइन, पहनने का तरीका, और उसको क्षेत्रीय रीजनल लेवल पर उसके एस्थेटिक्स कैसे बदले जाते हैं, उसके साथ में क्या पहना जाएगा, किस प्रकार का गहना पहना जाएगा, उसके वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस जो है, हजारों प्रकार की विविधताएं जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। और इसका डेफिनेटली हमारी सिविलाइजेशन पर, हमारी सभ्यता पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। हम इतने फाइन कपड़े पैदा करने लगे हैं कि मशीन से बनने वाला, 16वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी में मशीन से बनने वाला कपड़ा हमारे हाथ से बने कपड़े के आगे फेल हो रहा है। हमारे हाथ से बने कपड़े की डिमांड ज्यादा है, और मतलब वहां के लोग तो बेवकूफ नहीं है ना, वहां के लोग जो हैं वो तो समझ रहे हैं ना कि कौन सा कपड़ा अच्छा है। अगर मैं भारत में कहूं तो भारत में ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छाया रहता है, एक जिसको हम कह सकते हैं अपने को कमतर आंकने का जो भाव है वो छाया रहता है। ये कपड़ा अमेरिका में बना है, अरे ये तो अच्छा ही होगा, ये कपड़ा भारत में बना है, नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। ये हमारे अंदर कमतरी का भाव भरा हुआ है। लेकिन भारत के पास में ये विविधता रही है, भारत के पास में ये शक्ति रही है, ये ताकत रही है कि वहां की मशीनों के बने कपड़े को हमारे हाथ से बना कपड़ा फेल करता था। ये इतिहास में कुछ ऐसी चीजें रही है कि हाँ, अंग्रेज जो हैं वो भारत में आए हैं। हम उन चीजों को भी आगे देखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे बात करेंगे कि वो भारत की जो मूल इकोनॉमी के जो पॉइंट्स हैं उनको धीरे 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 खत्म करते गए हैं, धीरे धीरे समाप्त करते गए हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी, जो लोगों की उस समय की जो शानदार आय होती थी, बंगाल का क्षेत्र, आज का बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश,
और ओडिशा का क्षेत्र जो आज हम देखें तो काफी गरीब क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। एक समय था जब अंग्रेज वहां नहीं पहुंचे थे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ था, उससे पहले वो भारत के सबसे समृद्ध राज्य हुआ करते थे, सबसे प्रॉस्पर स्टेट्स हुआ करते थे। आज उनकी विचारों की हालत क्या है देख लो। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल बहुत गरीबी के हालात देखने को मिलते हैं। ओडिशा बहुत गरीबी के हालात देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश के भी हाल कोई बहुत बढ़िया नहीं है, उनकी हालत और अपने से भी ज्यादा गंभीर है। अपनी हालत फिर भी सुधरी है पिछले कुछ सालों में, उनकी तो और भी गंभीर देखने को मिलती है। तो वो भारत के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं जिसकी वजह से वो प्रॉस्पेरिटी, वो समृद्धि खो गई, लेकिन हमारी वो समृद्धि थी। ये साफ साफ हमें जो देखने को मिलता है यहां से, इस पर्टिकुलर पार्ट से सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि एक अलग लेवल पर हमारा प्रभुत्व है, एक अलग लेवल पर हमारा डोमिनेंस है, एक अलग लेवल पर हमारा एक्सपर्टीज है। हमारा एक्सपर्टीज उस लेवल पर है कि हाथ से बना कपड़ा मशीन के बने कपड़े को फेल कर रहा है। इस लेवल का एक्सपर्ट है हम कपड़ा बनाने में। आज भले ही हम उतना अच्छा कपड़ा ना बना पा रहे हो, हालांकि भारत अभी अच्छा कर रहा है। हाथ से बने कपड़े तो अब नहीं है, लेकिन मशीन से बने जो कपड़े हैं उसमें भी भारत जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज भी एक बड़ी यूनिट के रूप में वर्ल्ड में उभरता हुआ देखने को हमें मिलता है। तो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस जो थे उनकी वजह से गड़बड़ियां हमें देखने को मिली हैं। इस पार्ट को अगर हम सिलेबस के साथ कलेक्ट करके देखें, जीएस पेपर 1 कल्चर एंड हिस्ट्री वाले पार्ट से ये कनेक्ट होता है, सीधा सीधा जुड़ता है। जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के साथ आधुनिक भारत वाला जो पार्ट है उसके साथ में ये जुड़ता है कि छींट को बैन किया गया। ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं वही मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, 17वीं सेंचुरी का ही पार्ट है। भारत में भी हम 17वीं सेंचुरी में ही अंग्रेजों का जो है 1757, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध हम देखते हैं, और उसके बाद साम्राज्य बढ़ता जाता है इनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो वो चीजें जो है वो हम यहां पर देखते हैं। निबंध या एथिक्स जीएस पेपर 4 के दृष्टिकोण से देखें तो सिंप्लिसिटी, भारत की सभ्यता में सादगी, मितव्ययिता और नवीनता, इनोवेशन और इकोनॉमी जो है वो हमें देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ देखने को मिलती रही है इतिहास में। इनोवेशन, कुछ नया करना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। जो आज हमें सिखाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड सिखाता है भारत में इनोवेशन नहीं है साहब, तुम ही ने तो खत्म किया है। हमारे यहाँ तो शानदार इनोवेशन होता था, हमसे तुमने सीख लिया, हमारे यहाँ खत्म कर दिया, और अब कहते हो भारत में इनोवेशन नहीं था। तो ये हमारे सिलेबस के साथ में जुड़ता हुआ, कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहां बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। नेक्स्ट जिस पॉइंट के साथ में ये चैप्टर डील करता है दैट इज द फेस्टिवल गैलोर। बहुत ज्यादा विविधता है या बहुत ज्यादा त्योहार है, त्योहार, फेस्टिवल्स। भारत में हर दूसरे चौथे दिन आपको एक त्योहार मिल जाएगा। हर दूसरे चौथे दिन जो है, अभी श्राद्ध पक्ष खत्म हुआ वो भी एक त्योहार था, अभी नवरात्रि चल रही है ये भी एक त्योहार है, इसके आगे करवा चौथ आ जाएगी, उसके बाद दिवाली आ जाएगी, वो भी एक बहुत बड़ा त्योहार है, वो तो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है ही। एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। हर 5-10 दिन में, 20 दिन में एक नया त्योहार जो है वो आपके लिए प्रकट होता रहेगा। तो गैलोर है पूरा का पूरा, जिसको हम कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में त्योहार है। बहुत ज्यादा प्रचुरता जो है त्योहारों की भारत में देखने को मिलती है। उसमें भी इमेंस वैरायटी है, उसमें भी विशाल विविधता हमें देखने को मिलती है। अलग अलग काम के लिए ये छोटा सा कुछ अच्छा हुआ हमारी लाइफ में, ये त्योहार। भारतीय संस्कृति जिंदा दिली का काम है, जिंदा दिली का एक अलग रूप है, एक दूसरा रूप है, जहां हर कुछ नया होता है, कुछ भी बढ़िया होता है हम त्योहार मना लेते हैं, कुछ बढ़िया होता है हम त्योहार मना लेते हैं। इसीलिए तो हमारे यहां पर जो है वो दुख होना, ये सब चीजें जो है वो कंपैरेटिवली कम है वेस्टर्न वर्ल्ड से। अगर हम देखें, बेचारे वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस प्रकार की इकोनॉमी बनाई है, लोग जो है वो डिप्रेशन में आ करके, तनाव में आ करके आत्महत्या करते रहते हैं। भारत में ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है। भारत में कुछ हुआ, ये लो त्योहार, त्योहार आएगा, आपका मन जो है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, एकदम मस्त हो जाएगा, फिर वापस टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो जो टेंशन आपके दिमाग में आई भी होगी किसी कारण से, वो गायब हो जाएगी। 10 दिन में तो नया त्योहार आ रहा है, फिर 15 दिन में नया त्योहार आ रहा है, 1 महीने में नया त्योहार आ रहा है। तो वो सारी टेंशन, वो सारी चिंता जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होती चली जाएगी। तो काफी सारे कॉमन फेस्टिवल्स भी हैं जिनके नाम अलग अलग है, मतलब अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग नाम से जान रहे हैं, जबकि त्योहार एक ही है लेकिन उसको अलग अलग नाम से जान रहे हैं। जैसे पर्टिकुलर यहां पर जो है वो एक एग्जाम्पल दिया गया है मकर संक्रांति का, जो जनरली हम 14 जनवरी को मनाते हैं। बेसिकली एक हार्वेस्ट का फेस्टिवल है, एक फसल उत्सव है। फसल अच्छी हुई है, रबी की फसल जिसको हम कहते हैं वो रबी की फसल हुई होती है, बढ़िया हुई है, किसान की बढ़िया इनकम हुई है, तो उसकी वजह से त्योहार मनाया जा रहा है। भारत में मॉनसून आता है,
भारत में मानसून आएगा ही आएगा डेफिनेटली। जून जुलाई अगस्त का जो समय है उस समय पर मानसून आएगा, बारिश होगी, लोगों की खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, तो लोग अगला त्योहार दिवाली का त्योहार जो मनाएंगे वो सबसे बड़ा त्योहार इसीलिए क्योंकि भारत में हर जगह पर बारिश होगी ही होगी। हाँ, कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल भारत में बारिश ही ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बारिश होगी, लोगों की फसल अच्छी होगी, तो लोगों की जेब में पैसा होगा, फसल बेचेंगे, लोगों की जेब में पैसा होगा, तो लोग जो है उसको आनंद ले सके, इसके लिए एक बड़ा त्योहार दिवाली का त्योहार जो है वो हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं ना, हमेशा जितने भी व्यापारी लोग होते हैं ना दिवाली का वेट करते हैं, दिवाली आएगी साहब हमारा धंधा चलेगा, दिवाली आएगी साहब हमारा धंधा चलेगा। इकोनॉमी को एक बहुत जबरदस्त बूस्ट देती है भारतीय इकोनॉमी, स्पेशली अगर हम बात करें भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको दिवाली एक स्पेशल बूस्ट देती है। स्पेशल बूस्ट का वेट करते लोग, हमारा धंधा अभी मंदा चल रहा कोई बात नहीं, 2 महीने वेट करेंगे, 4 महीने वेट करेंगे, दिवाली आएगी उस पर धंधा बढ़िया चलेगा। हर व्यक्ति वेट करता है, उसका धंधा कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, हर व्यक्ति वेट करता है दिवाली पे धंधा बढ़िया चलेगा। क्यों? लोगों की इकोनॉमी का कंसेप्ट, लोगों की जेब में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खर्च होगा, खर्च होगा तो दूसरों की जेब में भी जाएगा, तो सबका बढ़िया होगा, सबका भला होगा, एक इकोनॉमिक बूस्ट जो है वो पूरी इकोनॉमी को मिल जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर्टिकुलर इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल दिया गया है मकर संक्रांति का दिया गया है। जो रबी की फसल है जो सर्दी के दिनों में बोई जाएगी वो पैदा हो गई है, काटी जाएगी, काटने का समय आ चुका है, ऑलरेडी हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है, कटिंग का समय आ चुका है तो उसको मार्केट में बेचा जाएगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, समृद्धि आ रही है, समृद्धि आ रही है, तो वो उस त्योहार को जो है मनाएंगे डेफिनेटली। तो इसी को हम अलग अलग रूपों में देखेंगे। यही देखिए अगेन भारत का मैप दिया है, यही बात समझाने के लिए हमें अलग अलग जगहों पर कुछ त्योहार मनाए जा रहे हैं, इसको दिखाने के लिए मैप दिया है। मैं जैसा पहले भी कह चुका हूं, मैप का उपयोग करना है, ये एनसीईआरटी सिखा रही है, हमें साफ साफ सिखा रही है कि मैप का उपयोग करो। ये चीजें ऐसे लिख देने से काम नहीं चलेगा, इन चीजों को ऐसे मैप पर दिखाओ कि यहां देखो ये त्योहार हो रहा है, यहां ये त्योहार हो रहा है, यहां ये त्योहार हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व जो है वो मनाया जाएगा। गुजरात में इसी को उत्तरायण के नाम से मनाया जाएगा, वही त्योहार है, नाम अलग अलग बदलते जाएंगे। पंजाब हरियाणा में यही लोहड़ी या माघी के नाम से मनाया जाएगा, माघ महीना होता है उस समय पर, तो माघी के नाम से मनाया जाएगा। आसाम में यही माघ बिहू के नाम से मनाया जाएगा, माघ महीने में आने वाला बिहू। तमिलनाडु में यही पोंगल के नाम से मनाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में यही पेंडागू के नाम से, पेंडुगा के नाम से जो है वो मनाया जाएगा। कर्नाटका में यही मकर संक्रमण के नाम से जाना जाएगा। तो केरल में यही मकर विलाक्कू के नाम से जो है वो जाना जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में इसी को शिशुर संक्रांत कहा जाएगा। तो वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसी को पोष संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। त्योहार वही का वही हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल अच्छी हुई है, सबकी अच्छी हुई है, चाहे हम तमिलनाडु में है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में है, चाहे आसाम में है या पंजाब में है, सबकी फसल बढ़िया हुई है, तो सब इस त्योहार को मनाएंगे। बस नाम अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर हम इसको अलग अलग नाम से, थोड़ा मनाने का तरीका अलग अलग हम देख रहे हैं, लेकिन वही त्योहार मनाया जा रहा है। ओवरऑल उसका जो मूल है, जो ओरिजिन है, वो वही है कि फसल बढ़िया हुई है, इसलिए सबको त्योहार मनाना है। मनाने का तरीका, वेरिएशंस, उसमें डेफिनेटली वेरिएशंस मिलेंगे। तो डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा और यूनिटी भी एक साथ, सब के सब जो है, सारे के सारे त्योहार के जो मूल में, जो ओरिजिन में जो बात है वो वही की वही है कि अच्छी फसल हुई है तो अच्छी फसल हुई है, तो हम सब उसको खुशी करेंगे, उसके लिए एक उल्लास जो है, एक आनंद जो है वो किया जाएगा, एक पार्टी करेंगे उसके लिए। तो पार्टी करते हैं, तो वो पार्टी जो है वो की जा रही है, और वही पार्टी मनाने का तरीका अलग अलग है, उसमें वेरिएशन है, उसमें थोड़े थोड़े भिन्नताएं जो हैं वो हमें देखने को मिल रही है। एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही यूनिटी है, हार्वेस्ट, सन का ट्रांजिशन, सूर्य का परिवर्तन, फसल अच्छी होना, इन सब के लिए ये त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है। और ये सिविलाइजेशनल वैल्यू है, ये हमें लोकल ट्रेडिशन जो है वो ये हमें दिखा रहा है कि ये लोकल जगहों के ट्रेडिशन नहीं है, एक एक जगह का ट्रेडिशन नहीं है, ये पैन इंडिया लेवल पर, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर फैला हुआ मामला है। पूरे भारत में वही त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है, तरीका अलग अलग है लेकिन मनाया जा रहा है। उस त्योहार को सभी लोग मना रहे हैं, सभी लोगों का जुड़ाव उसके साथ में हो पाता है। राइट, अगर हम इसको सिलेबस के साथ जोड़ के देखें, अगेन जीएस पेपर 1 संस्कृति और समाज, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी के साथ में ये पार्ट जुड़ता है, ये जो त्योहारों वाला पार्ट है जो हमने अभी अभी बात करी वो वाला। निबंध के साथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला जो निबंध होता है, कल्चरल लाइफ, सोशियो कल्चरल लाइफ जो है वो कैसे जुड़ी रहती है, सोसाइटी और कल्चर जो है वो कैसे आपस में संबंधित होती है, उसका एक शानदार एग्जाम्पल हमें मिलता है।
साथ ही साथ जीएस पेपर 4 एथिक्स के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करें तो इंक्लूसिविटी समावेशिता का प्रतीक है, साझा मानवीय मूल्यों का उत्सव, कॉमन ह्यूमन वैल्यूज, सबकी फसल बढ़िया हो रही है, ये कॉमन वैल्यू है, सबका कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, पंजाब में रह रहा हो कि तमिलनाडु में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा हो कि आसाम में रह रहा हो, सबकी वैल्यूज जो है वो कॉमन है। तो यह सबको एक साथ जोड़ता हुआ त्योहार हमें देखने को मिलता है। दिवाली सबको जोड़ता है, रक्षाबंधन सबको जोड़ता है, होली सबको जोड़ती है, मकर संक्रांति सबको जोड़ती है, सबको एक साथ जोड़ते हुए ये त्योहार जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात आती है एपिक। एपिक स्प्रेड, महाकाव्य का प्रसार। कुछ ऐसे महाकाव्य हैं इंडियन लिटरेचर के, भारत के जो साहित्य है उसके इतने शानदार कुछ क्रिएशंस हैं जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें पंचतंत्र की, पंचतंत्र की कहानियां लगभग आज से 2200 साल पहले लिखी गई थी। मूल जो है उसका संस्कृत में है, मतलब संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन आज वो कहानियां आज भी चल रही हैं। वो कहानियां आज भी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीकों से लिखी जा रही है। वही कहानियां हमें अल्टीमेटली, ये कहानियां जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो एनिमल स्टोरीज हैं, पशुओं की कहानियां हैं, जो कि कुछ ना कुछ हमें लाइफ की स्किल्स या मॉरल्स देती है। जीवन में किसी प्रकार का कौशल कि हमें कुछ बढ़िया करना चाहिए, हमेशा कुछ और बेहतर करते रहना चाहिए, या कुछ मॉरल देती है, कुछ नैतिकता सिखाने का काम करती है पंचतंत्र की कहानियां। आज अगर आप देखेंगे तो लगभग भारत की हर इंडियन लैंग्वेज जो है उन सब लैंग्वेजेस में ये पंचतंत्र की कहानियां देखने को मिलेगी। ओडिया में भी उसका एक वेरिएशन वर्जन मिलेगा, तो आसाम में भी जो अहोम भाषा है उसके अंदर भी उसका एक वेरिएशन मिलेगा। तो अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल में भी उसका एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। कर्नाटक में अगर आप जाएंगे तो भी आपको उसका एक वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु में जाएंगे तब भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऐसे हर जगह पर जो है वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे उसी एक कहानी के। मैं सिर्फ एक कहानी की बात कर रहा हूं, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हर एक कहानी के ऐसे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त है कि 50 पूरे विश्व में 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। 200 से ज्यादा प्रकार के रूपांतरण जो है वो हमें इसके देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। मतलब ये इसका इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त है कि ये कहानियां लिखी भारत में संस्कृत में गई है, लेकिन ये कहानियां आपको चाइना में भी मिलेंगी, तो ये कहानियां आपको साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलेंगी, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, कहीं भी चले जाओ सब जगह मिलेंगी। अगर आप अरेबियन वर्ल्ड में जाओगे वहां पर भी मिलेगी, अरब विश्व में, अरब संसार में जाओगे वहां भी मिलेगी, यूरोप जाओगे वहां भी मिलेगी। यूरोप तक फैली हुई है, यूरोप से लेकर के चाइना तक फैली हुई, रशिया से लेकर के इंडोनेशिया तक फैली हुई ये कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। अलग 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 वेरिएशंस में, अलग अलग भाषा में, थोड़ा उनमें कुछ कैरेक्टर वगैरह बदल दिए गए होंगे। लोकल लेवल पर जो कैरेक्टर बदल जाते हैं वैसे लोकल लेवल पर कैरेक्टर बदल दिए जाएंगे और वह कहानी आपकी वहां पर चलती रहेगी। वहां पर जो है वही वेरिएशन जो है वो चलता रहे। जैसे मान लीजिए किसी कहानी में हाथी आ रहा है और वो कहानी जो है वो चल रही है अरब विश्व में, अरब वर्ल्ड में। अब अरब वर्ल्ड में तो हाथी होता ही नहीं, वहां पे ऐसे सुनाया जाएगा एक हाथी होता है, बच्चा बोले, माँ सुनाएगी मान लीजिए कि एक हाथी होता है, बच्चा बोलेगा हाथी क्या होता है, पहले तो ये बताओ, उसको क्या पता हाथी क्या होता है। आज के समय पे माँ जो है इंटरनेट पे दिखा देगी, फोटो दिखा देगी ये हाथी होता है, लेकिन आज से 100 साल पहले कैसे दिखाएगी माँ की हाथी क्या होता है, माँ को खुद को नहीं पता हाथी क्या होता है। तो वो कहानी में वेरिएशन आ जाता है, यहाँ हाथी के रूप में चल रही, वहां ऊंट के रूप में चलेगी। कहानी में जो है कहानी का मोरल जो है, कहानी का अंत में जो सीख है वो वही रहने वाली, लर्निंग वही रहने वाली है, कैरेक्टर बदल दिए जाएंगे, थोड़े 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 वेरिएशंस करके वो पंचतंत्र की कहानियां 200 से ज्यादा रूपों में, 50 से ज्यादा भाषाओं में पूरे यूरोप और एशिया में फैली हुई आपको देखने को मिलेगी। पूरे यूरेशियन कॉन्टिनेंट में आपको फैली हुई दिखाई दी। इतनी जबरदस्त इनकी एक्सेप्टेंस है, इतनी जबरदस्त इनको लोग जो है वो ग्रैस्प करते हैं, इनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि ये इतनी ज्यादा फैल चुकी है। अगर हम बात करें रामायण महाभारत की, रामायण महाभारत दोनों को मिलाया जाए ओरिजिनल संस्कृत में ये 7000 पेजेस के ग्रंथ बन जाते हैं। दोनों को अगर मिलाया जाए 7000, ओरिजिनल संस्कृत की बात कर रहा हूं, सिर्फ संस्कृत लिखी हुई है जिसमें कोई उसका ऐसा नहीं कि 2 लाइन संस्कृत की फिर हिंदी लिखी हुई है, वैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिर्फ ओरिजिनल संस्कृत की जो इनकी जो हिस्सा है वो ही 7000 से ज्यादा पेजेस जो है वो बनते हैं।
और इसमें काफी सारी चीजें मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें जो है वो सिखाई जा रही है। भगवान राम की कहानी को ले लें, भगवान कृष्ण की कहानी को ले लें। भगवान कृष्ण धर्म संस्थापना के लिए 5 सबसे पिछड़े हुए भाई है जिनके पास में ज्यादा कुछ सेना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनको जिता करके रख देते हैं। उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सेना जो है, उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर जो है वो क्रिएट कर देते हैं और उस वर्ल्ड वॉर में जिता करके भी ले आते हैं। जिस पक्ष के साथ में है उस पक्ष को जिता करके भी ले आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार आता रहता हूं, बार बार यही करता रहता हूं। भगवान का काम है, वो सिखा रहे। तो क्या सिखा रही कहानी, क्या सिखा रही? धर्म की संस्थापना जरूरी है, धर्म का होना हमेशा होना जरूरी है। और धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले धर्म की बात नहीं हो रही है। मानव जो है वो मानव के लिए कुछ बेहतर करे, ये मानवता का धर्म है। ये धर्म हमेशा स्थापित रहे, ये मूल्य जो है, ये वैल्यूज जो है, ये हमेशा एस्टेब्लिश रहे, ये होना चाहिए। इसके लिए कहानी है। और इस कहानी में हम चाहे बात रामायण की करें, राम भगवान जो है जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। अगेन मानव जीवन से कनेक्ट होती है। एक कविता है, कहां तक टिक सकोगे तुम यदि राम सा संघर्ष हो। अपन जैसा व्यक्ति, अगर हम अपने जैसे व्यक्ति की बात करें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, अपन रोने लग जाते हैं, ये नहीं हो रहा साहब, वो नहीं हो रहा साहब। वहां देखो उस आदमी को, भगवान राम को, हम उसको भगवान इसीलिए कह रहे हैं, उस व्यक्ति को इतने बड़े बड़े संघर्ष आ रहे हैं, आदमी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं रोने लग जाऊं, कि मैं इस प्रॉब्लम से भाग जाऊं। नहीं, डट कर मुकाबला किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी डट कर मुकाबला किया जाएगा। हमें एक वैल्यू सिखा रही है ना, हमें एक मूल्य सिखा रही है कि जीवन में संघर्ष हमेशा आएंगे, स्ट्रगल्स हमेशा आएंगे, लेकिन उन संघर्ष से पार हमें हमेशा पाना ही पड़ेगा। ये कहानी जो है, ये कहानी सिर्फ उस रूप में नहीं है कि हाँ भगवान राम है साहब, उनकी पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है। उनसे हमें कुछ सीखना है। भगवान कृष्ण है, उनसे हमें कुछ सीखना है। तो हम वो वैल्यूज, वो मूल्य हमारी संस्कृति में हमेशा जिंदा रहे, इसके लिए ऐसी कहानियां हमें देखने को मिल रही है। और ये इतनी ज्यादा प्रचलित हैं कि इनमें छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, लेकिन ये भारत और भारत के बाहर भी बहुत सारे हिस्सों में देखने को मिलेगी। आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे, भगवान राम का नाम लोगे, राम का नाम सुनते ही वो लोग जो है पहचानते हैं राम को। राम का नाम जब वो सुनते हैं, राम को जानते हैं वो। अगर हम लाओस, कंबोडिया, उन देशों में जाकर के राम का नाम ले, वो राम को जानते हैं। इंडोनेशिया में गणेश को जानते हैं, लक्ष्मी को जानते हैं। भारत में किसी भी हिस्से में चले जाए हम, चाहे हम लद्दाख में जा रहे हो, चाहे हम तमिलनाडु में जा रहे हो, वहां भगवान राम, पांडव, कृष्ण, इन सबको सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, जबकि उनका कुछ रोल ही नहीं। भगवान राम चलो साउथ में गए थे, भगवान कृष्ण की कहानियों में हमें ऐसा कहीं नहीं मिलता कि साउथ में गए थे। और चलो भगवान कृष्ण की ख्याति तो गई होगी, नाम तो गया होगा, पांडव कभी साउथ में नहीं गए थे, लेकिन पांडवों को भी वेरिएशंस जो है वो मिल रहे हैं। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, भगवान राम वाली रामायण की कहानी जो है, ये हिमाचल प्रदेश की 18वीं सेंचुरी की बनी हुई पेंटिंग है। 18वीं शताब्दी में बनी हुई ये पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, जो जिसमें भगवान राम का पार्ट जो है वो देखने को मिलता है। मनुष्य जिन चीजों से गुजरता है, ये कहानी अल्टीमेटली हमें क्या दिखाती है? मनुष्य किससे गुजरता है? एथिकल डिलेमास से गुजरता है। मनुष्य वैल्यूज जो है उसके अंदर डेवलप हो, धर्म उसके अंदर विकसित हो, वो नैतिक दुविधाओं से दूर ना भागे, उनके साथ में उनको कन्फ्रंट करे, उनके साथ में भिड़े, ये सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य उसके पास में हो। इसके लिए ये कहानियां हमें सुनाई जाती है। ये कहानियां बचपन से हमारे अंदर सुनाई जाती है। आज के समय पर हम जो देखते हैं ना, मानव समाज में, स्पेशली भारत के समाज में, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, इतना तनाव हो गया है कि साहब उसको आत्महत्या करनी पड़ गई, आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति। कहीं ना कहीं मेरा मानना है उन सबको ये कहानियां थोड़ी कम सुनाई गई थी, या इन कहानियों की वैल्यूज नहीं बताई गई थी। हमारे समाज में एक समस्या ये भी है कि हम उनको सिर्फ भगवान के रूप में देखने लग जाते हैं। वो भगवान है साहब, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये कहानी इसके लिए नहीं बनाई गई कि आप, उन्होंने ऐसा किया इसलिए आप उनको पूजा करो। ये कहानी इसलिए बनाई गई कि उन्होंने ऐसा किया, आप भी उनसे सीखो, आप भी कुछ तो करो। उन्होंने इतना किया, हम उसका 1% भी कर लेंगे, अपना जीवन तो वैसे ही निकल जाएगा। अगर उन्होंने जितना कर लिया, उतना उन्होंने जितना संघर्ष कर लिया है, उसका 1% भी अगर अपन ने कर लिया, अपना जीवन वैसे ही निकल जाएगा।
अपना जीवन आसानी से निकल जाना है, इतनी बड़ी समस्या है ही नहीं जितनी उनके जीवन में थी। तो वो जीवन जीने का तरीका सिखाने का काम करती है, हमें उन समस्याओं से परेशानियों से भागना नहीं है, ये सिखाने का काम करती है। और इसीलिए ये इतनी फेमस है कि ये पूरे इंडिया में फैली हुई मिलेगी, पैन इंडिया लेवल पर, एंड इवन दैट इंडिया से बाहर भी हमें देखने को मिलेगी। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में ये पूरी पेंटिंग जो है वो आपको देखने को मिल रही है। सेम ऐसे अगर आप देखेंगे पंच पांडवार, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स, हमने लास्ट सेशन में भी नीलगिरी हिल्स के बारे में बात करी, टोडा ट्राइब की बात करी। टोडा जनजाति वहां नीलगिरी हिल्स की तरफ उंगली भी नहीं दिखाएंगी क्योंकि उनके लिए बहुत पवित्र है, वो भगवान, उनके भगवान के सामने उंगली भी नहीं दिखाएंगे। वही नीलगिरी हिल्स में ये आपको एक केव के अंदर, एक गुफा के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, पत्थरों के ऊपर पांचों पांडव जो है वो कार्व किए हुए मिलेंगे। पांचों पांडव वो पत्थर के अंदर उत्कीर्ण मिलेंगे, पत्थर के अंदर उकेरे हुए हमें देखने को मिलेंगे। पंच पांडवार के नाम से इसको जाना जाता है। और वो लोग गर्व करते हैं, वो लोग जो हैं वो गर्व करते हैं कि पांडव हमारे यहां से गुजरे थे, पांडव हमारे यहां पर आए थे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये वैल्यूज जो हैं, ये मूल्य जो हैं, वो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं और ये हमें एक करते हैं, ये कहानियां हमें एक करती है। पांडव, हमें कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है कि पांडव कभी दक्षिण में भी गए थे। पांडव नॉर्थ इंडिया में हमें जरूर डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन यहां कहानियों में दक्षिण में भी मिलेंगे। इवन दैट हम किसी ट्राइबल एरिया में जाएंगे, किसी भी ट्राइब में जाएंगे, किसी भी जनजाति में जाएंगे, भील, गोंड, मुंडा, नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स, हिमालय की ट्राइब्स, किसी भी ट्राइब में जाएंगे, भगवान कृष्ण, पांडव, भगवान राम, हनुमान, या आपको किसी न किसी रूप में उनके यहां पर संबंधित मिलेंगे ही मिलेंगे। हम जो आज जगन्नाथपुरी का इतना बड़ा मंदिर देखते हैं, जो भारत के 4 धामों में से एक धाम है, वो नील माधव के नाम से जाना जाने वाला भगवान है, जो वहां की ट्राइब के भगवान थे। आज भले ही वो पूरे वर्ल्ड में पूजे जा रहे हैं, पूरे भारत में पूजे जा रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वो वहां की ट्राइब की जनजाति के भगवान थे। हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन भी किया इसके बारे में। तो नील माधव भगवान जो है वो भगवान कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। और ऐसी कहानी है कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जो है जब मर गए तो सदैव वो यहां से चले गए, उनका जो हार्ट था वो वही छोड़ गए, वो हार्ट जो है समुद्र में चला गया। समुद्र से जाकर के बहुत बाद में समुद्र के किनारे किनारे से इधर द्वारिका से समुद्र से घूम घूम करके अल्टीमेटली इधर पहुंच गया, पुरी पहुंच गया। और पुरी में जो है वो वापस पहुंच गया। और आज भी भगवान भगवान की जो मूर्ति बनाई जाती है, जो कास्ट से बनाई जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है, उसमें वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। वो हार्ट हर 12 साल में नई नई मूर्ति बनती है लकड़ी की, और उसमें वो हार्ट ट्रांसप्लांट इधर से उधर होता रहता है। तो इतनी जबरदस्त मान्यताएं हमें देखने को मिलती है, उनमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की विविधताएं जो है कहानी में, थोड़े छोटे छोटे चेंजेस जो है, छोटे छोटे परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। पर वो भगवान राम, भगवान कृष्ण को भारत के किसी भी हिस्से में चले जाओ, किसी भी जनजाति के व्यक्ति से मिल लो, वो जानता है, उनके बारे में पूरी तरीके से जानता है। ये कहानियां, ये एपिक्स जो हैं, ये हमें जोड़ते हैं। ये उस एकता को, जो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो यूनिटी हमें दिखाई देती है, जो एकता हमें दिखाई देती है, वो एकता, वो यूनिटी हमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो कल्चरल पेनिट्रेशन, सांस्कृतिक प्रवेश है इनका, कल्चर, हर कल्चर में इनका पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलेगा, हर कल्चर में ये फैले हुए हमें देखने को मिलेंगे। एंड इवन दैट एंथ्रोपोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें, मानव शास्त्रीय अवलोकन की बात करें, तो के सिंह का कहना है, देयर इज हार्डली अ प्लेस इन इंडिया दैट द पांडवास डिड नॉट विजिट। पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पांडवों ने विजिट नहीं किया हो, मतलब एक्चुअल में नहीं किया है, लेकिन वहां की कहानियों में हर जगह यह कहानी मिलेगी, हमारे यहाँ पांडव आए थे साहब, हमारे यहाँ पांडव आए थे साहब, हमारे इस जगह पर पांडव रुके थे साहब, उस जगह पर पांडव रुके थे साहब। ये हर जगह मिलेगा, हर जगह ये कहानी मिलेगी। तो के एस सिंह कहते हैं भारत में शायद ही कोई जगह ऐसी बची हो जहां पांडवों ने विजिट ना किया, पांडव भ्रमण पे ना आए हो, पांडव वहां ना गए हो। एक्चुअल में गए नहीं गए ये किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी कहानियों में डेफिनेटली यहां पर आए। किसी भी जगह पर जाएंगे, हमारी कहानी का एक वर्जन है जो कहता है कि पांडव यहां आए थे, तो किसी दूसरे हिस्से में जाएंगे, वहां भी वहां की कहानी कहेंगे हमारे यहां पर आए थे। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह मिलेगी। ये के एस सिंह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, के एस सिंह कह रहे हैं कि ऐसा मामला जो है वो हमें देखने को मिलेगा। रामायण के साथ भी यही है, रामायण के साथ भी सेम यही कहानी है।
पैन इंडिया लेवल पर फैली हुई कहानी है। पूरे भारत के किसी भी हिस्से में जहां हमें कभी डिस्क्रिप्शन भी नहीं मिलता कि भगवान राम गए भी होंगे, वहां भी भगवान राम का नाम ले लो, बस राम का नाम ले लो, आपका काम हो जाएगा। भगवान राम सब जानते हैं, इतने जबरदस्त लेवल पर। हाँ, उनकी कहानियों में वेरिएशंस मिलेंगे, उनकी कहानी में कुछ अलग हुआ होगा, थोड़ा सा, पूरा अलग नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं कि रावण राम बन गया होगा, राम रावण बन गया होगा, वैसा नहीं हुआ होगा। छोटे मोटे वेरिएशंस आए होंगे, छोटी छोटी विविधताएं जो है वो आई देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन राम हर जगह मिलेंगे आपको। पूरे भारत में राम जो है वो हर जगह मिलेंगे। तो इतना ज्यादा ये जो एपिक हैं, ये जो महाकाव्य हैं, इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या सीखती है, अगर हम इसको एनालिसिस करें तो एक जबरदस्त यूनिटी दिखती है, एक कॉमन कल्चरल फ्रेमवर्क, एक साझा सांस्कृतिक ढांचा हमें देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी मिलती है, क्योंकि वो जो कहानियां चल रही है उनकी अपनी भाषा अलग है, लोक कथा अलग है, कहने की चीजें अलग है, उनसे जुड़े हुए कस्टम जो है, रीति रिवाज जो है वो अलग है, लेकिन वो कहानी चल रही है, सब जगह पर चल रही है। उसका रूप बदलता जा रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, पर वो कहानी आपको सब जगह पर देखने को मिल रही है। सिविलाइजेशनल रोल है, एक डेंस वेब क्रिएट किया है, इसने सभी को जोड़ा है, इन कहानियों ने सभी को जोड़ा है। भारत का किसी भी हिस्से में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो सब जुड़ जाते हैं इन कहानियों के द्वारा, वो सभी जुड़ जाते हैं। एक बहुत जबरदस्त कल्चरल वेब जो है, सांस्कृतिक जाल जो है वो यहां पर बनता है, उसके साथ में सभी जुड़ पाते हैं, एक सघन जाल यहां पर बनता है। तो अगर हम देखें तो इससे हमें क्या सांस्कृतिक संदेश मिलता है। इंडियन कल्चर जो है उसमें जबरदस्त डाइवर्सिटी और जबरदस्त यूनिटी, बहुत ज्यादा विविधता और बहुत ज्यादा एकता, दोनों एक साथ विद्यमान हमें देखने को मिलते हैं, जो शायद ही किसी संस्कृति में देखने को मिलते हों। और बियॉन्ड एपिक्स, भले ही ये कहानियां जो है वो सिर्फ एपिक्स तक ही नहीं है, मतलब कहानियां जो है वो सिर्फ कहानियों तक या शास्त्र तक ही नहीं है, वो इससे परे जितने भी कुछ भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उन सब में दिखाई देगी आपको। कोई व्यक्ति पेंटिंग बना रहा है, उसमें भी भगवान राम, भगवान कृष्ण, पांडव आपको दिखेंगे। कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, नृत्य चल रहे हैं, भारत में अलग अलग विविधताओं के नृत्य चलते हैं, उनमें अलग अलग कहानियां हमें देखने को मिलेंगी। कहीं भगवान शिव मिलेंगे, तो कहीं भगवान विष्णु मिलेंगे, तो कहीं जो है कृष्ण मिलेंगे, कहीं राम मिलेंगे, सभी मिलेंगे, कहीं कार्तिकेय मिलेंगे, कहीं गणेश मिलेंगे। सभी जो है वो हमें अलग अलग नृत्यों में, अलग अलग प्रकार के नृत्य हो रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की कहानियां जो है वो चल रही हैं। अलग अलग प्रकार के आर्ट, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनमें हमें अलग अलग, संगीत में मिलेंगे, पेंटिंग्स में मिलेंगे, ड्राइंग्स में मिलेंगे, सभी जगहों पर जो है वो हमें ये भगवान के या भगवान से जुड़ी हुई कहानियों के विविध रूप देखने को मिलेंगे। तो ये सिर्फ उन कहानियों या उन शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है, उन शास्त्रों से परे जीवन के हर पहलू में, हर आयाम में, हर डायमेंशन में देखने को मिलेंगे, जो हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से जोड़ने का काम करते हैं। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, उसके बावजूद इतनी ज्यादा यूनिटी, उसके बावजूद इतनी ज्यादा एकता हम इनके साथ में देख पाते हैं। रिलेवेंस देखिए, अगर हम पर्टिकुलर एपिक वाला जो बात हमने करी है, जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर इंडियन सोसाइटी के साथ में ये पार्ट जुड़ता है, ऐसे निबंधिक वाले पार्ट के साथ में जुड़ता है, और एथिक्स जीएस पेपर 4 के साथ में भी ये पूरा पूरा पार्ट जुड़ता हुआ, कनेक्ट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो इन सब चीजों के साथ में डील करता हुआ, इन सारे पार्ट्स के साथ में डील करता हुआ हमें देखने को मिलता है। ये पूरा चैप्टर आपने मेरे साथ अभी पढ़ भी लिया है, अगर एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं भी कर पा रहे या कर लिया है, दोनों स्थिति में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो आपको टेस्ट का लिंक मिल रहा है वो टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देने से आपको समझ आएगा कि हम इस चैप्टर को कितना समझ पाए हैं। यूपीएससी की दुनिया में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, उससे पढ़े हुए पार्ट का रिवीजन और उसका टेस्ट, ये उसके पढ़ने, अगले पार्ट के पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था उसका रिवीजन और उसका टेस्ट, ये दोनों बहुत कंपलसरी हो जाते हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे, हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा या जो भी चैप्टर पढ़ा वो हमारा वेस्ट हो जाने वाला, फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। जब आप टेस्ट देने आओगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से रिवीजन और टेस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं अगले पार्ट की तरफ बढ़ने से। तो जब भी आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपके साथ अगला चैप्टर लेके आऊंगा, उससे पहले
आप इस टेस्ट को जरूर देकर रखें, ताकि आप इस चैप्टर को मान लें कि हाँ अब हमारा कंप्लीट हो गया। या टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाए हैं, अच्छा नहीं गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कहां कहां गड़बड़ करी है। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स में जैसे पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आपके लिए बनाए गए हैं। और नीचे लिंक जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, तो आप उन पे जा करके टेस्ट जरूर दें। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये एज इट इज पीडीएफ जो है वो चाहिए, तो ये हमारी ऐप पर मिलेगी, ज्योग्राफी वाला पीवी सर। आप सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगी। इसके साथ में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या जो टेस्ट का लिंक मैं दूंगा उसके अंदर भी आपको जो है ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी आपको पीडीएफ। और बाकी बहुत सारी जगहों पर मैं प्रेजेंट हूं, आप किसी भी जगह पर जिस भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं उन प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर पीवी सर जी हैंडल डालेंगे, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है उसके साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जो चैनल है @PV सर जी, PVSIRJI हैंडल डालेंगे, आपको वहां पर मैं मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा पीवी सर जी के नाम से @PVSIRJI। और अगर आप एक्स पर ट्विटर पर हैं तो प्रवीण पीवी सर के नाम से सर्च करेंगे, वहां पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा। सभी जगहों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपके साथ में काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होती रहती है। कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे अपडेशंस यहां पर आपको मिलते रहते हैं। तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स में जहां पर भी एक्टिव है उन सब के साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट जरूर दें, टेस्ट हमारी ऐप के ऊपर आपको मिलेगा, ज्योग्राफी वाला पीवी सर। लिंक आपको टेस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगला जो चैप्टर है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। अभी तक हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये 3 जो सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन का काफी सारा पार्ट कवर कर लिया। टोटल 8 चैप्टर्स, 3 चैप्टर ज्योग्राफी के, 3 चैप्टर हिस्ट्री के, 2 चैप्टर आर्ट एंड कल्चर के। ये पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम और अगले सेक्शन की तरफ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे, और ऐसे ही हम पूरी 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की सारी एनसीईआरटी जो है वो कवर करेंगे। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन, एनसीईआरटी वाला पार्ट पूरा पढ़ाऊंगा भी आपको। टेस्ट भी आपके लिए रेडी है, तो टेस्ट भी आप देते रहेंगे। सारी चीजें आपको यहां पर इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।